बट आर यू सॉल्विंग एनफ क्वेश्चंस और नॉट। एनफ क्वेश्चन सर कितना होता है? ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है, जितना मन उतना सॉल्व कर। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ बायोटॉक्स। आई एम हरीशु कुमार और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आर यू सॉल्विंग एनफ एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज और नॉट। तो चलो ये एपिसोड शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहा है, मैं उसे सिर्फ 4 चीज़ें करने को कहता हूँ। अगर वो 4 चीज़ें वो स्टूडेंट अच्छे से मन लगा के कर लिया तो उसका सिलेक्शन हो जाना है। हालांकि वो 4 चीज़ें मैं अपने प्रिपरेशन के टाइम नहीं किया था बट फिर भी यहाँ बैठ के ज्ञान दे रहा हूँ, उसमें बहुत ही आयरनी है। ठीक, खुद नहीं किया था लेकिन आपको बता रहा हूँ। पर वो मेरा समय था, छोड़ो, मैंने नहीं किया, वो तो बात अलग है। बट ये आपका समय है, तो आपको सही गाइडेंस ज़रूरी है, सही दिशा में जाना ज़रूरी है। तो 4 चीज़ें, ये ज़्यादा नहीं है। 4 चीज़ें क्या है? 4 थिंग्स यू मस्ट हैव टू डू इन नीट यूजी प्रिपरेशन। पहला है वॉच लेक्चर्स एंड मेक नोट्स। सबसे ईजी स्टेप कहता हूँ मैं इसे, क्योंकि यहाँ पे आपकी उतनी मेहनत है ही नहीं। यहाँ टीचर की मेहनत है कि उसको एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाना है। आपको तो बैठ के बस समझना है, सुनना है, और डाउट आए तो पूछना है। तो ये सबसे इजी स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है वॉच लेक्चर्स एंड मेक नोट्स। दूसरा है रीड एनसीईआरटी। पहला स्टेप अगर किया तभी एनसीईआरटी पढ़ना, सीधा दूसरे स्टेप पे मत कूद जाना, हालत खराब हो जाएगी। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स बुक है, कुछ नहीं समझ में आएगा, डिप्रेस होके बैठ जाओगे ठीक है। तो और पहला स्टेप में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ लेक्चर देख लिया और एनसीईआरटी पढ़ने चलेगा, तो भी नहीं होने वाला। लेक्चर देख के नोट्स तो बनाना ही है। अपने हाथों का लिखा हुआ अच्छे से समझ में आता है, ज्यादा समय तक याद रहता है। और उसके बाद जब पहला स्टेप अच्छे से कर लिया, फिर दूसरा स्टेप पढ़ो। तो ये दोनों स्टेप ना इजी है। इजी इसलिए बोलता हूं क्योंकि 80 to 90% स्टूडेंट पहला 2 स्टेप कर लेते हैं। 80 to 90%, मजाक नहीं कर रहा, बहुत आसान है ये 2 चीजें। लेकिन थर्ड और फोर्थ जो स्टेप है ना, वो तो सिर्फ 20 से 10% के ही से ही होता है। यानी कि जो पहला 2 स्टेप है वो 80 to 90% स्टूडेंट करते हैं, और बाकी के 4 स्टेप 20 से 10% स्टूडेंट करते हैं। तीसरा स्टेप है रिवाइज करना। ठीक है, जो जो चीज़ें आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है, उसको रिवाइज करना। रिवीजन में ना सबको बहुत आलस आता है। बहुत जन इसमें फांकी मारते हैं, रिवाइज नहीं करते। उनको लगता है उन्होंने लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, हो गया, सफिशिएंट है। रिवीजन ज़रूरी है। और फिर सॉल्व एमसीक्यूज, और एमसीक्यू के बाद पीवाईक्यूज में जाना है। सीधा पीवाईक्यूज नहीं करना, क्योंकि इसे मैं शॉर्टकट कहता हूँ, और शॉर्टकट से आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। एक दो का हो गया तो वो एक्सेप्शन है। ठीक है, हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, चलो बल्ले बल्ले। लेकिन पहले एमसीक्यू करना है, फिर पीवाईक्यूज पे जाना है। ठीक, पीवाईक्यूज में भी पिछले 5 साल का पेपर देख लिया, बहुत है, बहुत है, मोर देन एनफ है। लास्ट 5 ईयर्स के पेपर, लास्ट 3-4 ईयर्स के भी कर लो तो बहुत है। 5 ईयर्स से कर लिया तो एकदम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। पीवाईक्यूज लास्ट 5 ईयर्स। तो देखो, बट यहाँ पे वही पहला 3 स्टेप कर लिया, चौथे स्टेप में आया तो स्टूडेंट के अंदर डाउट आता है कि हम एनफ एमसीक्यू या पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। बट आर यू सॉल्विंग एनफ क्वेश्चंस और नॉट। एनफ क्वेश्चन सर कितना होता है? ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है, जितना मन उतना सॉल्व कर। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताने वाला हूँ, देखता हूँ कितने स्टूडेंट उससे रिलेट कर पाते हैं। तो चलो आगे अगले स्लाइड में बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनसीईआरटी 11th में ना आपका टोटल कितना चैप्टर है? 22 चैप्टर। 13 तो बॉटनी के है, बाकी 9 जूलॉजी के। ये 13 चैप्टर्स है बॉटनी के, देख लो अच्छे से। ठीक है, और ये बाकी 9 चैप्टर्स है जूलॉजी के। टोटल 22 चैप्टर है। आप सपोज पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किए, द लिविंग वर्ल्ड। आपने पहला स्टेप किया यानी कि लेक्चर देखा, नोट्स बनाया। आपने दूसरा स्टेप किया यानी कि एनसीईआरटी पढ़ा। आपने तीसरा स्टेप किया यानी कि रिवाइज भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। फिर आप चौथे स्टेप पे आते हो, एमसीक्यू। एमसीक्यू देखो, आपको 100 भी अगर आपने कर लिया ना एक चैप्टर से, 100 बहुत है। ऐसे तो कोई लिमिट नहीं है, किसी भी स्टूडेंट की, आपकी ब्रेन की कोई लिमिट नहीं है, जितना मन उतना एमसीक्यू करो। लेकिन अगर आपने 100 एमसीक्यू भी अच्छे वाले कर लिए, अच्छे वाले कैसे एमसीक्यू होते हैं? जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है उनके मॉड्यूल से कर लो। कोटा के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, या कोई मार्केट में बहुत अच्छी बुक है जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है, थोड़ा बहुत बाहर के भी एमसीक्यूज है, चलेंगे। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, नीट में कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी आ जाते हैं, आपको पता है ये बात। तो अच्छी किताब ले लो, वहां से कर लो। 100 एमसीक्यू भी एक चैप्टर से बहुत है। 100 एमसीक्यू कैसे होने चाहिए? हर एक टॉपिक से 100 एमसीक्यू, यानी कि नहीं सिर्फ लिविंग वर्ल्ड में मान लो 10 टॉपिक है, आपने सिर्फ 5 टॉपिक में से 100 एमसीक्यू कर लिया और 5 टॉपिक छोड़ दिया, नहीं। टोटल 10 टॉपिक को मिला के 100 एमसीक्यू, यानी कि एक चैप्टर में 10 टॉपिक है। ठीक है,
हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन कर लो, 100 एमसीक्यू। या फिर आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किससे आपको ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, तो जब आप लेक्चर अच्छे से देख लोगे, पहला स्टेप कर लोगे, नोट्स बना लोगे, एनसीईआरटी कर लोगे, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन से टॉपिक से मुझे ज़्यादा एमसीक्यू करना है, कौन से टॉपिक से थोड़ा कम एमसीक्यू करने से भी चलेगा। क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क करना है, साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक, तो चलो लेट्स से 100 एमसीक्यू किया आपने हर एक चैप्टर से, टोटल आपके 22 चैप्टर है, तो आपके कितने एमसीक्यू होंगे एक साल में? आपने 2200 एमसीक्यू कर लिए। 11th में जब आप आए आपके पास 365 डेज ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, आप अगर एक दिन में 10 एमसीक्यू भी करते हो तो 3650, आपको तो 2200 करना है। बायोलॉजी बता रहा हूँ सिर्फ, यानी कि एक दिन में आप 7 से 8 क्वेश्चन कर रहे हो ना बायोलॉजी का, एनसीईआरटी 11 से, मोर देन इनफ है। आपको तो फिजिक्स भी करना होता है, केमिस्ट्री भी करना होता है। फिजिक्स के एमसीक्यू करने में तो बहुत टाइम लगता है, केमिस्ट्री में उससे थोड़ा कम टाइम लगता है, और बायोलॉजी तो आपके ऊपर है, आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है। ठीक है, तो 7 से 8 एमसीक्यू सिर्फ एक दिन का बायोलॉजी, और आपके 2200 एमसीक्यू एक साल में हो गए इस पूरे 22 चैप्टर से रिलेटेड। समझ रहे हो? तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, एक चैप्टर से आप 100 एमसीक्यू भी कर रहे हो ना, बहुत है। ठीक, तो इस तरीके से आपका 11 तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप, बाकी लिमिट नहीं है, ये नहीं कि मैंने 100 कर बोल दिया तो आपको 100 ही करना है। अरे आप 150 करो, आप 200 करो, आप 300 करो, आप 500 करो। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, आपने पहली बार एक चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, उसके लेक्चर्स देखे, उसके नोट्स बनाए, दूसरी बार आपने पढ़ा, दूसरी बार मतलब दूसरा स्टेप क्या था, एनसीईआरटी पढ़ा, तीसरा स्टेप क्या था, आपने रिवाइज किया, चौथा स्टेप आपने एमसीक्यू किया। दूसरी बार जब इस चैप्टर को आप रिवाइज करने बैठोगे ना, तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, जब दूसरी बार इस चैप्टर को रिवाइज करने जाते हैं तो बस रिवाइज करके छोड़ देते हैं, दूसरी बार वापस से एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते। आप जितनी बार रिवाइज करोगे एक चैप्टर को, आपको उतनी बार एमसीक्यू सॉल्व करना है। इसीलिए मैं कहता हूं 100 एमसीक्यू करो, दूसरी बार जब रिवाइज करो तो ये 100 एमसीक्यू वापस से करो। आपने पहली बार 500 एमसीक्यू कर लिए, दूसरी बार जब रिवाइज कर रहे हो तो 500 एमसीक्यू वापस से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं, आपका मेहनत बेकार हो गया पहली बार 500 एमसीक्यू सॉल्व करने का। तो इसीलिए 100 रखो, 100 अच्छे वाले, अच्छे किताब से, कंसेप्चुअल, ठीक है, वो फुद्दू वाले क्वेश्चन नहीं, अच्छे वाले क्वेश्चन। ठीक चलिए, इसीलिए कहता हूँ अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल वॉड्यूल से करो। कोटाक में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई मार्केट से बुक ले लो अच्छी एनसीईआरटी में। मुझे पता नहीं, मैं प्रचार प्रचार नहीं करूंगा, मेरे को पता नहीं कौन सी मार्केट में अच्छी बुक चल रही है अभी। मुझे पता है बस कोटा के कुछ कुछ इंस्टीट्यूट है, उनके मॉड्यूल्स अच्छे होते हैं, उनके मॉड्यूल्स में एमसीक्यू अच्छे होते हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं एनसीईआरटी 12th की। यहाँ पे आपको टोटल 16 चैप्टर्स करना है। ये रहे बॉटनी के 10, जूलॉजी के 6। ठीक है, यहाँ पे आपको लेट्स से आपने फिर 100 एमसीक्यू एवरी चैप्टर किया, यानी कि सिर्फ 1600 एमसीक्यू आपको करना है एक साल में। जब आप 12th में आए तो सिर्फ 1600 एमसीक्यू। बहुत स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर अभी तो बस 6 महीना ही बचा है, 6 महीना ही बचा है ना, 5 महीना 6 महीना बचा है, तो कुछ नहीं, डबल कर दो। एक दिन में 7-8 करते थे, अब एक दिन में 15 से 16 एमसीक्यू करो, डबल कर दो। अरे भैया 12 महीने में 7 से 8, तो 6 महीने में इसी को डबल कर दो ना, तो उसी पेस में आ जाओगे, उसी स्पीड में आ जाओगे। ठीक, और बहुत स्टूडेंट जो ड्रॉपर है, जो वापस से नीट देंगे, उन्होंने तो पिछले साल सॉल्व किया होगा ना वो एमसीक्यू, उन्हीं एमसीक्यू को आप इस साल भी सॉल्व करो, पर इस बार ज्यादा मन लगा के करना। देखो हर साल यही चीजें होती है, यही चैप्टर्स होते हैं, यही 16 चैप्टर्स 12th के होते हैं और वही 22 चैप्टर 11th के होते हैं, कुछ अलग नहीं होता। बट वही एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना मोड़ के तोड़ के मरोड़ के क्वेश्चन सेट करने वाला है। इसलिए आप एमसीक्यू पे फोकस करो। ठीक, एग्जाम में जाके कोई क्वेश्चन, लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख के झटका लगे, इससे अच्छा प्रिपरेशन के टाइम ही झटका ले लो। ठीक, तो इस तरीके से आपका 12th भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो जो बातें मैंने कही ना, मैं उसे कंक्लूड करूंगा बस कुछ चीजें कह के। एमसीक्यू वर्सेस पीवाईक्यूज को मैं कंपेयर करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, एमसीक्यू और पीवाईक्यूज को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। एमसीक्यू देखो, जब आप एमसीक्यू करते हो ना तो ये आपको प्रिपेयर करता है फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करता है। लेकिन जब आप पीवाईक्यूज करते हो तो वो आपको एक आइडिया दे देता है एग्जाम के बारे में। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ लास्ट 5 ईयर्स के एमसीक्यू लगा, सॉरी पीवाईक्यूज कर लो, मोर देन इनफ है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक ट्रेंड मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे, तो एक आइडिया मिल जाएगा आपको। लेकिन पीवाईक्यूज आपको प्रिपेयर करेगा एक बैटल के लिए।
पीवाईक्यूज आपको उस बैटल का आइडिया दे देगा, एग्जाम का आइडिया दे देगा कि इस तरीके का बैटल होने वाला है, इस तरह का एग्जाम होने वाला है। एमसीक्यू से आप खुद को प्रिपेयर करोगे उस एग्जाम के लिए। तो पहले एमसीक्यू करो फिर पीवाईक्यूज। दूसरा, हेल्प्स इन रिवीजन। एमसीक्यू आपका रिवीजन में हेल्प करता है, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। आप देखते हो, आप टॉपिक पढ़ा, आपने एमसीक्यू लगाए, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया। पीवाईक्यूज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जब आप एक चैप्टर पढ़ लेते हो और आप रिवाइज कर लेते हो, एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, एमसीक्यू कर लेते हो, और फिर जब आप पीवाईक्यूज करने बैठते हो ना, गजब का कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वो नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस के साथ ही क्रैक किया जाता है। अगर एक स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि वो कॉन्फिडेंट है अपने प्रिपरेशन को लेके, उससे नहीं निकलने वाला एग्जाम। तो जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ो, कितना अच्छे से पढ़ो कि एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओ। क्योंकि जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, उन्होंने कितना भी पढ़ के रखा है, वो 3 घंटे में जाके कुछ ना कुछ खिचड़ी पका के आ ही जाएंगे, ओएमआर इधर उधर भर देंगे। कॉन्फिडेंट ही नहीं है, हाथ कांप रहा है, खुद ही कंफ्यूजन में, इतना कुछ पढ़ लिए, रिवाइज नहीं किए ढंग से, एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए ढंग से, और चले गए एग्जाम देने। ठीक है, तो प्रिपरेशन अच्छे से होना चाहिए। इसलिए पीवाईक्यूज करते हो ना, तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि अरे यार कितनी अच्छी बात है, मेरे से सॉल्व हो रहे हैं पीवाईक्यूज, मैंने कितने अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ा है। तो गजब का कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। तो इसीलिए पीवाईक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। पहला प्रायोरिटी एमसीक्यू होना चाहिए, पीवाईक्यूज नहीं। बहुत स्टूडेंट सीधा पीवाईक्यूज करने चले जाते हैं एक चैप्टर पढ़ने के बाद, उन्हें सोचते हैं कि चलो पीवाईक्यूज कर लेंगे, आइडिया मिल जाएगा। नहीं, ये शॉर्टकट है। सीधा पीवाईक्यूज करना इज अ शॉर्टकट, और शॉर्टकट से कभी किसी ने एग्जाम क्लियर नहीं किया। अगेन एक्सेप्शन हो सकता है, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस है, बहुत स्टूडेंट आके बोलेंगे मैंने 6 महीने की प्रिपरेशन में क्रैक किया, मैंने 3 महीने की प्रिपरेशन में क्रैक किया। कोई किसी दिन देखना ना, 1-2 साल बाद वीडियो आएगा यूट्यूब पे, मैंने 1 हफ्ते में नीट का प्रिपरेशन क्रैक कर लिया। कुछ भी हो सकता है यार, यूट्यूब है। कोई बच्चा आएगा बोल देगा कि हाउ आई क्रैक्ड नीट एग्जाम बाय प्रिपेयरिंग फॉर ओनली 1 मंथ, ऐसा कोई टाइटल दिख जाएगा यूट्यूब वीडियो का। तो आपको ना इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको ये समझना है कि आप, मतलब आप कितने, मतलब कितने पानी में हो आप। ठीक है, अभी फ्रैंक विद यू गाइस, ठीक है, सीधा बोलो, आप कितने पानी में हो, या आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है। अच्छी प्रिपरेशन है तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है। कॉन्फिडेंट जो है, कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो आपका सिलेक्शन कराएगा। नॉलेज तो सबके पास है, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस ही ऐसा चीज है, जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर ओएमआर शीट भरोगे एकदम अच्छे से, टाइम आपका कम वेस्ट होगा क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो। बहुत स्टूडेंट जिनके अंदर नॉलेज रहता है ना, एमसीक्यू देख के भी सोचते हैं क्या ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। जो कॉन्फिडेंट होते हैं फट से टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो एमसीक्यू आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, फिर पीवाईक्यूज आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। एमसीक्यू हैज नो लिमिट, जितना मन उतना करो। लेकिन अगेन जब दूसरी बार वापस से उस चैप्टर को रिवाइज करो, तो जितना एमसीक्यू पहली बार में किए थे ना, दूसरी बार में भी उतना करना। ठीक, तो इसीलिए 100 करो या 150 करो, और जितनी बार रिवाइज कर रहे हो ना, वापस से इन 100-150 एमसीक्यू को फिर से करो उस चैप्टर को। जैसे आपने एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा 12th का, जब आपने पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा था तो आपने सिर्फ 100 एमसीक्यू किए थे, मतलब 200 एमसीक्यू किए थे। को लगा 200 एमसीक्यू, पहली बार पढ़ रहे हो, कॉन्फिडेंट हो, 200 एमसीक्यू कर लिया। दूसरी बार जब एवोल्यूशन चैप्टर को आप रिवाइज करने गए तो 200 की जगह सिर्फ 100 एमसीक्यू कर रहे हो, या दूसरी बार एमसीक्यू ही नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका एक लैक हो रहा है, प्रिपरेशन में कमी आ रही है, जो आगे एग्जाम के पेपर में दिख जाएगी वो कमी, जब नंबर कम आएगा। कट ऑफ से 20-25 नंबर कम आएगा, फिर बैठ के सोचोगे कहाँ गलती की थी मैंने। तो यहाँ आपने गलती की थी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे भैया भाभी, भाभी बोल रहा भैया दीदी जो भी यूट्यूब पे है, वो आपको नहीं बताते, फैकल्टी लोग नहीं बताते। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे पहली बार आप एकदम कॉन्फिडेंट होते हो, पहली बार चैप्टर चैप्टर पढ़ा है, बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, 200 एमजी कर लेते हो, दूसरी बार रिवाइज करने जाते हो 100-50 करते हो। ऐसा मत करो। इससे अच्छा पहली बार 100 अच्छे एमसीक्यू लगाओ, अच्छे वाले एमसीक्यू, अच्छे मॉड्यूल से। और दूसरी बार भी जब इस चैप्टर को वापस रिवाइज करने जा रहे हो, तो ये 100 एमसीक्यू फिर से लगाओ, फिर से सॉल्व करो। इसको कहते हैं अच्छा प्रिपरेशन। ठीक, पीवाईक्यूज लास्ट 5 years इज सफिशियंट, बिकॉज आपको एक आइडिया चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको एक ट्रेंड पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक, तो मुझे यही आपको बताना था इस एपिसोड में। आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हालांकि मैं इतना आपको, इतना आपके सामने बैठ के इतना ज्ञान दे रहा हूँ, बट मैंने इतना नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा ना, आपका जहां आपका प्रिपरेशन लैक होगा, आपके रिजल्ट में वो चीज़ दिख जाएगा। और मैंने पहली बार एक ही बार नीट दिया था, मैंने दूसरी बार ड्रॉप नहीं लिया था। मुझे पता चल गया था कि डॉक्टर वाला क्वालिटी मेरे अंदर है नहीं, उतना पेशेंस मेरे अंदर है नहीं कि मैं बैठ के एकदम, डॉक्टर लोग का होता है लाइफ वैसा, थोड़ा बहुत हमेशा पढ़ना होता है ये वो।
तो मैं टीचिंग में आ गया, थोड़ा एक्साइटमेंट लगता है, एज अ स्लाइड बनाता हूँ। आजकल के तो डॉक्टर लोग भी बड़े यूट्यूब पे एकदम छाने लगे, बहुत अच्छी बात है। मैं देखता हूँ कोई कोई डॉक्टर लोग को, उनका उनका यूट्यूब चैनल है, देखता हूँ तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं खुद कॉलेज नहीं गया एमबीबीएस का, लेकिन इनके वीडियोस देखता हूँ तो मुझे एक वाइब आती है कि अच्छा ये होता है, अच्छा ऐसे एक्सपेरिमेंट होता है, अच्छा ये ऐसा करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और अच्छी बात है, होना चाहिए सबको सोशल मीडिया पे आके, अपना हक है सबका अपना लाइफ के बारे में बताने का, दिखाने का, दैट्स अ गुड थिंग। तो देखते हैं अब आगे और फ्यूचर में क्या क्या देखने को मिलता है यूट्यूब पे। तो बस अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को मत छोड़िए, छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिएगा, वो बड़े पैमाने पे आपको दिख जाएगी, उसका रिजल्ट आपको बड़े पैमाने पे देखने को मिलेगा और भुगतना भी पड़ेगा। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी गलतियाँ जो है उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक बोल के अपने आप को एक, वो कहते हैं ना, झूठ का एक नकाब मत पहनी कि अरे यार ये तो सिली मिस्टेक हो गया, ये सिली मिस्टेक हो गया। सिली मिस्टेक क्यों हुआ? क्योंकि आपने सिली सिली गलतियां की थी प्रिपरेशन के टाइम, इसीलिए एग्जाम के टाइम वो सिली सिली मिस्टेक हो रहे। तो प्रिपरेशन के टाइम भी सिली सिली गलतियां को ना नजरअंदाज नहीं करो, उसके ऊपर काम करो, तो एग्जाम में भी वो सिली सिली गलतियां नहीं होंगी। ठीक, चलो मिलते हैं फिर आपसे अगले एपिसोड ऑफ बायोटॉक्स में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।